नमस्ते बेटा, कैसे हो आप सब? बढ़िया, ऑल गुड। ठीक, अच्छे ही होगे यार। इतने अच्छे चैनल पे पढ़ रहे हो तो अच्छे ही होगे, और कहाँ जाओगे? बेटा एक्चुअली ऐसा है कि आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो जो चैप्टर है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें इंट्रोडक्शन है। क्या इंट्रोडक्शन है? रिलेशन है। किसका रिलेशन है? फिजिकल का, यानी कि फिजिक्स का, और किसका? ह्यूमन का, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का और ह्यूमन ज्योग्राफी का। यानी 11th क्लास का और 12th क्लास का मर्जिंग चैप्टर है। यहाँ से आप 11th से 12th में उठकर जाओगे। जो फील आता है ना आपको कि आप 12th में आके बैठ चुके हैं, तो यही चैप्टर आपको फील कराएगा कि आप 11th में नहीं 12th में हो। जब आप कन्वर्ट करोगे फिजिकल ज्योग्राफी टू ह्यूमन ज्योग्राफी, तो यहाँ पर आप मर्ज करने वाले हो, इंटरचेंज करने वाले हो। और मर्ज क्यों करोगे? क्योंकि आप 11th के कुछ कॉन्सेप्ट को छोड़ते हुए 12th के कुछ चैप्टर को आप पकड़ने वाले हो। ठीक है, तो कैसे पकड़ोगे आप? क्योंकि इसमें साफ कहा गया है मानव भूगोल, और ये टॉपिक ही किसका है बेटा? ये टॉपिक ही 11th का है, 12th का है। और प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक यानी कि फिजिक्स की बात कर रहा है, यानी फिजिकल की बात कर रहा है। और ये टॉपिक किसका है? ये टॉपिक है 12th का, 11th का। तो ये 11th का टॉपिक है, ये 12th का टॉपिक है। और दोनों के रिलेशन, विषय क्षेत्र मतलब इसके बारे में डिफाइन करोगे आप। तो ये जो रिलेशन बताएगा 11th 12th के टॉपिक के रिलेशन बताएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कराने के साथ। म्यूचुअल मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि चैप्टर है कैसे, तो ये बताने के साथ साथ मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा। आवाज नहीं आ रही होगी आपको आई थिंक, क्योंकि माइक गिर गया था। अब ठीक है, मैं एक बार बेटा दोबारा बोल दे रहा हूँ, सॉरी मुझे नहीं पता लगा, माइक गिर गई थी। तो इसमें क्या कहा गया बेटा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। और उसके अंदर कई प्रकार के बदलाव आते हैं, और बदलाव किसके कारण आते हैं? जब ज्ञान की शाखाओं का जनक, मतलब ज्योग्राफी को ज्ञान की शाखाओं का जनक तो कहा जाता है, लेकिन इसमें बदलाव कब आते हैं? जब मानव और प्रकृति का क्या हो? मिलन हो, तो उसके अंदर कई प्रकार के बदलाव आते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या ना, ज्ञान की शाखाएं, तो दो ज्ञान की शाखाएं हैं इसके अंदर। ये एक भौतिक और एक भौतिक है, और दूसरी कौन सी है बेटा? दूसरी है आपकी मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल आप 11th में पढ़कर आए, इसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया था। स्थल, जल, वायु, ये सारी चीजें इसमें वर्णन किया गया था। स्थल, जल, वायु, ये सारी चीजें इसमें वर्णन की गई थी। और 11th क्लास में आप क्या कर रहे हो बेटा? 11th क्लास में आप बहुत कुछ, मतलब मानव के द्वारा अंदर में जितनी भी चीजें हैं वो सब मानव भूगोल में आते हैं। ये मानव के द्वारा किए गए जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब किस में आते हैं बेटा? वो सारी की सारी आपकी मानव भूगोल में आते हैं। तो आई होप आपको अब तो लगभग लगभग समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहला देखेंगे बेटा, सबसे पहला है आपका भौतिक भूगोल। तो बेटा भौतिक भूगोल किसे कह सकते हैं हम? यानी फिजिकल ज्योग्राफी। 11th क्लास, 11th क्लास में पढ़कर आए हो, वही सारा का सारा है। भौतिक भूगोल यानी कि भूगोल की वह एक प्रमुख शाखा है जिनमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, मैंने अभी बताया ना बेटा, भौतिक स्वरूप किसको कहोगे? जिसको आप छू सकते हो, टचेबल थिंग्स, जैसे आप छू सकते हो, तो वो सारी चीजें। लेकिन वो सब क्या होनी चाहिए? लगभग लगभग वो सारी चीजें निर्जीव होनी चाहिए। जीव, लिविंग थिंग नहीं, निर्जीव चीजें। तो उसको आप क्या कह सकते हो? उसको आप भौतिक भूगोल में आप शामिल कर सकते हो। तो ये सब आपकी क्या होगी? भौतिक भूगोल में आएगी आपकी, है ना। तो ये आपका भौतिक भूगोल, उसके अध्ययन को कहा जाता है। जब भी आपसे पूछे कि भौतिक भूगोल किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे पृथ्वी का वर्णन करना। लेकिन पृथ्वी में कौन सी चीजों का वर्णन करना? भौतिक चीजों का वर्णन करना। और भौतिक के ब्रैकेट में लिख देना जिसको हम छू सके, टचेबल थिंग्स का वर्णन हम करते हैं। ठीक है, टचेबल या फिर जिसको हम महसूस कर सके उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो धरातल पर ये अलग अलग जगहों पर पाई जाती है। अभी मैंने बताया ना, स्थल, जल, वायु, तो इन्हीं सब चीज, इन्हीं इसको जो अलग अलग स्तर पर पाई जाती हैं, तो ये क्या होती है? ये बिखरी हुई है जगह जगह पर, तो इसी का हम अध्ययन करते हैं। साथ ही भूविज्ञानिक, ठीक है, मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान जानते हो आप सब, है ना। जंतु विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं ना, स्टडी ऑफ एनिमल्स, इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। मौसम विज्ञान, भू विज्ञान, ठीक है, इसको जब हम जमीन के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। रासायनिक विज्ञान जिसको आप केमिस्ट्री कहते हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है बेटा? ज्योग्राफी में। तो थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं बेटा। एक बड़ी सिंपल सी चीज ये है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, तो ज्योग्राफी वेरी वास्ट एंड कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। और ये वास्ट और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि आपने सुना होगा कि सर केमिस्ट्री कैसे आ सकती है इसके अंदर? केमिस्ट्री तो सर साइंस का पार्ट है। लेकिन बेटा जब आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हो ना, तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाता है कि आप एक केमिस्ट्री वाले बंदे से क्वेश्चन करने लायक हो जाते हो, एक फिजिक्स पढ़ने वाले बंदे से आप क्वेश्चन करने लायक हो जाते हो, एक जियोलॉजिस्ट जो धरती का अध्ययन करता है उससे क्वेश्चन करने के लायक हो जाते हो आप, एक बायोलॉजिस्ट से क्वेश्चन करने के लायक हो जाते हो आप।
ठीक है, एक सिस्मोग्राफिक जो होता है, जो दिशा बताता है, उससे क्वेश्चन करने के लायक हो जाते हो आप। यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, इसको बनाया गया है कॉन्सेप्चुअल। और ज्योग्राफी को लोग लेते नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़कर सोचते हैं कि नहीं ठीक है, आर्ट्स इज दैट्स नॉट द इनफ, आर्ट्स इतने में ही खत्म नहीं है। आर्ट्स का रियल टाइम ये है बेटा, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों समझ सकते हो। क्योंकि देखो, आप सब कुछ को नेग्लेक्ट कर सकते हो, धरती को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप भौतिक, जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं उससे आप अछूत नहीं रह सकते। तो जब तक इसका अध्ययन नहीं करोगे आप, भौतिक प्रक्रिया क्या, बारिश, तूफान, बाढ़, ये सब का अध्ययन नहीं करोगे, इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आपकी जिंदगी है ही नहीं कुछ, है ना। यही चीज है, बहुत टिपिकल है, और टिपिकल है लेकिन इतना नहीं कि हम समझ नहीं सकते है, लेकिन हाँ इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप, मैं यही कहूंगा कि अगर कोई बच्चा हो तो, अगर आर्ट ले रहा हो तो उसको आप यही सजेस्ट करिए, आप सब 12th के हो तो अपने 11th के बच्चों को, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए ज्योग्राफी जरूर ले। ज्योग्राफी बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ना। चलो, तो इससे क्या हुआ, रासायनिक विज्ञान भी जुड़ा हुआ। तो क्या क्या जुड़ा हुआ बेटा, भूविज्ञान, धरती का अध्ययन, मौसम विज्ञान यानी मौसम का अध्ययन, जंतु विज्ञान यानी कि जानवरों का अध्ययन, जंतु विज्ञान में बेटा ह्यूमन भी आ जाते हैं ना, और रासायनिक विज्ञान, इसके कई उपशाखाएं भी हैं, विधि भौतिक घटनाओं का विवेचना करती हैं। तो क्या है बेटा, उपशाखाएं, उपशाखाएं मतलब, उपशाखाएं का मतलब होता है इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ तो कॉलेज में आप चले जाना, लेकिन हाँ हम जो ये शाखाएं थी मेन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही लेंगे। तो आपको पता लग गया कि भौतिक भौतिक भूगोल क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल किसे कहा जाता है। तो आप सब एक बार मेरे साथ बोलो कि भौतिक भूगोल वह शाखाएं हैं जिसमें हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, और पृथ्वी में होने वाली भौतिक चीजों का अध्ययन करते हैं। और वो भौतिक चीजें कौन सी होती हैं, जिसको हम छू सके या महसूस कर सके। इसमें हमने पढ़ा रासायनिक विज्ञान, इसमें पढ़ा हमने जंतु विज्ञान, इसमें हमने पढ़ा भूविज्ञान, इसमें हमने पढ़ा मौसम विज्ञान, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इन सारी चीजों का महसूस करते हैं, और ये सब मानव के लिए अत्यंत जरूरी है। इन सबकी प्रक्रिया के बिना, इन सबके जुड़ाव के बिना मानव का जो जीवन है वो लगभग अधूरा है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम मानव भूगोल। तो मानव भूगोल किसे कहा जाता है, मानव भूगोल। तो बेटा इसमें क्या होता है, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण क्या अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, तो भौतिक पर्यावरण है, और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच। तो ये समाज में कौन होता है बेटा, समाज में ही मानव आता है, समाज में ही क्या आता है बेटा, मानव आता है। और ये मानव का जो चलन होता है, मानव का हर हर देश में चलन होता है, यानी इंसान कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे घूमते हैं, तो इन सब का क्या होता है बेटा, चलन होता है। तो ये जो चलन है ना, इसी चलन को कहते हैं संस्कृति। ठीक है, और संस्कृति जो चलती है जिस हिसाब से, जैसे वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर में लोग थोड़े शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में कल्चर नहीं है, तो इसको कहते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण, है ना। तो ये सांस्कृतिक पर्यावरण है, वो सब अपने अपने देशों में अपने अपने हिसाब से लोग, एक मिनट माइक लगा लूं मैं, मालिक चले गए लगा के। नहीं दिख रही चलो मैं आज पकड़ के बढ़ा देता हूँ, कोई सबके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक? चलो बेटा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, हमने ये देख लिया अभी तक कि मानव, ह्यूमन, मानव, और किसका, प्राकृतिक यानी कि नेचर का, इन दोनों के बीच का क्या देखना है बेटा, हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, संबंध देखना है। तो इसी रिलेशन, इसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, इसी रिलेशन को बीच से बोलते हैं मानव प्राकृतिक के संबंध का अध्ययन को ही क्या कहा जा रहा है, हम इसका अध्ययन करने बैठ रहे हैं। और इसमें जितने भी प्रकार के क्या आएंगे, साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं इसके अंदर। तो क्या बोला बेटा इसने, मानव भूगोल, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण, यानी कि जो हमने पढ़ा, जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, और जो मानव के लिए ही घटित होती है, जो मानव की जीवन है इन्हीं के ऊपर क्या होती है, पूरी तरीके से निर्भर होती है। और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें मानव का जो चलन होता है,
यानी मानव कैसे खाता है, कैसे रहता है, कैसे घूमता है, तो वैसे चलन का संबंध के बीच का जो संबंध है, ऐसी संबंध को हम क्या कहते हैं, मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध बनाया जाता है। यानी कि मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल का संबंध को ही क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मानव का चलन किस प्रकार है, किसके कारण, पर्यावरण के कारण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो उसको एग्जाम्पल से आप अच्छा समझ पाओगे। जैसे कि बेटा सऊदी अरब के जो लोग हैं, यानी मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, वहाँ के जो मेल होते हैं वो भी क्या करते हैं, सर के ऊपर साफा पहनते हैं। साफा मतलब ऐसे एक कुकड़ का रबड़ लगा लेते हैं और लंबा लंबा सफेद, लाइक शेख को देखा है ना अपने कपड़े कैसे पहनते हैं, वैसे ही लंबे लंबे होते हैं। ये उन्हें वो कह सकता है, वो वन पीस पहनते हैं, पूरा पहन लेते हैं व्हाइट कलर का, यहाँ से व्हाइट कलर जाता है नीचे तक जाता है। उनकी फीमेल्स बुरखा पहनती है, यानी कि अपने पूरे बॉडी को कवर करके रखती है, मेल भी कवर करके रखते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसे ही सेम कंडीशन अगर हमारे आप राजस्थान में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, राजस्थान के जो लोग हैं खासकर वो घूंघट रखती हैं सर के ऊपर, राजस्थानी फीमेल्स। मेल्स भी लगभग पूरे कपड़े पहनते हैं। तो कहने का मतलब मेरे यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसा कंडीशन, फिजिकल कंडीशन वहां पर है, यानी कि जैसा वहां पे ये है, क्या नाम है, ये भौतिक पर्यावरण अरब में, वैसा ही हमारे कहाँ पर है, राजस्थान में। तो वहाँ की औरतें सर पर घूंघट रखती है। रीजन क्या है बेटा, वहाँ की औरतें, औरतें, मुस्लिम मेंस क्यों रखते हैं, वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं बेटा, धूल भरी हवाएं होती हैं, और दोनों जगह राजस्थान और अरब देशों में पानी की कमी है। जब हवाएं चलती हैं तो बॉडी के अंदर डस्ट और बालों के अंदर डस्ट हो जाता है। आपको पता है जब डस्ट हो जाता है तो चाहे कहीं का भी इंसान, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको नहाना पड़ता है, और पानी की कमी पहली है। तो पानी की कमी होती है, इसी कारण क्या करते हैं वो, भौतिक पर्यावरण के कारण अपना जो मानव चलन है, यानी जो आप देख लो, आप देखना चाहोगे तो टर्की भी मुस्लिम देश है लेकिन वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर है। और आप देखना चाहोगे तो हमारा इंडिया भी, राजस्थान का जितने रजवाड़े थे यानी हिंदू राजा थे, वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में भी हिंदू राजा थे, लेकिन महाराष्ट्र का कल्चर देखो आप, वेस्टर्न कल्चर को टच होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ की भौतिक पर्यावरण उनको क्या नहीं करती, उनको वो दशाएं मानने में, यानी कि वैसे कपड़े पहनने के लिए उनकी भौतिक पर्यावरण उनको क्या हामी नहीं भरती कि आप ये कपड़े मत पहनो, यू डोंट नीड दिस, तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी। और जब तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी, तुम ऐसे कपड़े पहन के क्या करोगे। तो इसी को कहा जाता है मानव और पर्यावरण का संबंध। क्योंकि राजस्थान का जैसे कल्चर है वैसे ही महाराष्ट्र में होता, तो वहाँ के लोग भी ऐसे ही कपड़े पहनते। तो पानी को बचाने के लिए, यानी कि भौतिक पर्यावरण को देखते हुए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। तो बड़ा इजी टॉपिक है ना, समझ गए आप। ऐसे एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। इसको शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूं तो हम बोल देंगे कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, यहाँ पे मानव लिख सकते हो, मानव सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध मतलब दोनों के बीच का जो संबंध है, अंतर संबंध का अध्ययन करना, और मानव को एक दूसरे के पारस्परिक संपर्क, यानी कौन सा संपर्क बेटा, यहाँ पे फिजिकल और ह्यूमन, इन दोनों के संपर्क के माध्यमों से बनाया जाता है मानव भूगोल। ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ नीचे लिखवा रखा है। क्या लिखवा रखा है बेटा, मानव भूगोल तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का बोध कराता है। बोध मतलब डिफाइन बताता है, ये रिलेशन बताता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण कैसे, उसका पर्यावरण वो जहाँ रहता है, उसके पर्यावरण का जो संबंध है उसके साथ कैसा संबंध है, वो सारी चीजें किसमें बता देते हैं बेटा, मानव भूगोल में, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी में। अरब देशों के अंदर जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो घर लंबे नहीं बन पाते, पानी की कमी पानी ऊपर तक नहीं जा पाता। अरब अब तो बन रहे हैं, अब बुर्ज खलीफा बोलना चाहोगे तो बन रहे हैं, अब तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन पुराने जमाने में नहीं होते थे। अब बन रहे हैं, अब तो टेक्नोलॉजी, अब तो कुछ भी हो जाता है, अब तो दीवारों पर खेती हो रही है, जो वॉल होती है ना वॉल, उस पर खेती हो रही है, अब तो इसराइल कर रहा है। तो उसका संबंध नहीं है, संबंध ये है कि जो होता है वो होना चाहिए, और वो हो भी क्यों रहा है, क्योंकि उसमें कौन घुस गया बेटा, मानव भूगोल। उसके अंदर कौन घुस चुका है, मानव भूगोल। क्योंकि मानव क्या करता है उसके अंदर, मानव प्रौद्योगिकी जोड़ देता है उसके अंदर, प्रौद्योगिकी। और ये प्रौद्योगिकी मतलब यहाँ क्या है, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी जोड़ देता है उसके अंदर। प्रौद्योगिकी जोड़ने के और टेक्नोलॉजी जोड़ने के तो काम आसान हो जाता है। तो इसी को किसी इंसान ने बताया जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। वो कहते हैं मानव की शाखा यानी मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि किसका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि मतलब मानव जब वो हो रहा होगा, टेक्नोलॉजिबल हो रहा होगा, या मानव जब प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ रहा होगा, तब का ये प्रकाशन है। तब के इस विषय के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश करी। इन इंसान कैसे, एक क्या था, एक अर्ली मैन था। अर्ली मैन बोले तो आदि मानव था। अर्ली मैन यानी कि वो आदि मानव था। कैसे आज के ज़माने में सिर्फ एक इंसान, सिंगल पर्सन
एसपी सिंगल पर्सन यानी एक इंसान आज मल्टीपल जॉब्स क्या कर रखा है उसने, मल्टीपल जॉब्स लोगों को दे रखे हैं, मल्टीपल जॉब्स। लाइक आप अमेजोन को ले लो, अमेजोन को ले लो आप। अमेजोन क्या है, अमेजोन का मालिक जो है उसने देखो कितने सारे जॉब्स दे रखे हैं। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जॉब्स देने में उसका नाम आता है। अंबानी को ले लो, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जॉब्स देने में उसका नाम आता है। तो ये देखो जॉब्स कितनी ज्यादा दे रहे हैं। अब पुराने जमाने में कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने जो मारा शिकार किया आपको वही मिलेगा, और नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि उस जमाने का इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो कोई भी काम नहीं कर सकता था, और आज का जमाने का इंसान सब कुछ कर सकता है। आप अपने पापा से पूछना, क्या पापा आप पहले कभी सोच पाते थे कि आप दुनिया के किसी एक कोने में बैठे बैठे दूसरे कोने के इंसान की बात सुन पाओगे? तो वो एब्सोल्युटली कहेंगे नहीं, है ना। सीधा सा मतलब ये है भाई, सीधा सा मतलब ये है कि आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी कल्पना आज आप करते हो, अगर डोरेमोन नहीं देखते हो तो, क्योंकि वो तो 21 सेंचुरी का गैजेट दिखाता है भाई, वो नहीं। लेकिन अगर आप जो कल्पना नहीं कर सकते, तो मैं आपसे बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके बच्चे या उनके बच्चे, यहीं तक बस, उससे आगे नहीं, 2 जनरेशन दैट्स इट, वो देखना वो चीजें उनके जमाने में वो चीजें हो रही होंगी। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मानव भूगोल जो है उसमें, जो मानव भूगोल है उसमें प्रकृति के साथ इतना ज्यादा जुड़ गया है, इतना ज्यादा जुड़कर, और प्रकृति के अगेंस्ट में भी जाकर काम करता है, और उसका असर आने वाली पीढ़ी, यहाँ तक कि हम पर भी। चाइना के पास खाने के लिए बहुत कम चीजें हैं, चाइना ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करने पे लगा रहता है। चाइना का 65% एरिया प्राकृतिक आपदाओं या प्राकृतिक दशाओं के कारण वहां पर आप खेती नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 35% प्रोडक्शन से वो अपनी 16% आबादी को खाना खिलाता है, प्लस जितना खिलाता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना। तो चाइना ये चीज जानता है, लेकिन चाइना ये भी जानता है कि उसके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, तो उस पर जो भी है उसमें वो क्या करता है, उसको खाने लायक बनाता है। और उसी में था एक चमगादड़। चमगादड़ को उन्होंने खाया, आप सबने देखा, कोरोना आया, और कोरोना आने के बावजूद उसने कैसे अपने टेक्नोलॉजी से, यानी कि अपने मानव भूगोल का अध्ययन करते हुए उसने अपने देश में कोरोना को हटाया। ना सिर्फ उसने अपने देश में लॉकडाउन को भी हटाया, और आज विश्व की सबसे तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था उसके पास है, सबसे तेज। भारत भी है लेकिन वो ज्यादा तेजी से कर पा रहा है। हमें सबसे ज्यादा व्यापार घाटा उसी से है बेटा, चाइना से ही। अमेरिका से तो हमें व्यापार प्रॉफिट होता है, चाइना के साथ हमारा सबसे ज्यादा घाटा है। और चाइनीज गुड्स हम बैन भी नहीं कर सकते जल्दी, क्योंकि फिर उसमें इंडिया का भी घाटा है। फार्मास्यूटिकल्स की बहुत सारी दवाइयाँ चाइना के कच्चे मालों पर निर्भर है। भारत फार्मास्यूटिकल में दुनिया के नंबर 1 पर है दवाइयों में। तो सारा रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है वो सब तो। लेकिन हाँ, आप ये समझो कि जो मानव पहले सिर्फ खाने पे आश्रित रहता था, खाने की चीजों के ऊपर क्या रहता था, खाने की चीजों के लिए वो सिर्फ जिंदा रहता था, आज वही इंसान खाने के अलावा कपड़े, घड़ी, फोन, गाड़ी, ज्वेलरीज, इन सारी चीजों के ऊपर भी निर्भर करता है। क्या कहना चाहता हूँ मैं, सीधा सा मतलब यह है बेटा कि अब जो इंसान है, आज का जो इंसान है, उस इंसान के लिए क्या हो चुकी है, उस इंसान के लिए बहुत सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, जरूरी हो चुकी हैं। यानी आज का जो मानव है उसके लिए बहुत सारी चीजें नहीं लग रहा है ये मेरा हाथ दर्द हो जाएगा यार। ठीक है, ऐसे तो यार मेरा हाथ ही दर्द हो जाता। ठीक है, तो आप ये समझो कि उस जमाने में जो इंसान था उसको सिर्फ खाना होता था, सोना होता था, दैट्स इट, और शिकार करना होता था, किसी चीज की टेंशन नहीं। आज आपको देखो, उसने मुझे कल देखा था, आज देखेगा नहीं देखेगा, इसकी टेंशन है। उसका नंबर कैसे मिलेगा दोस्त का, उसका नंबर कैसे मिलेगा, उसकी टेंशन है। ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, ये सर अच्छे है या नहीं है, इसकी टेंशन है। मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, जॉब ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, शादी कर पाऊंगा कर पाऊंगी, इसकी टेंशन है। सैलरी इतनी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी टेंशन। आज आज जो मरेगा भाई, 100-200 के चक्कर में ये मरेगा। क्या करूँ यार मैं इसका।
आई होप ये आइडिया काम करती। चलो, तो आप ये चीज समझो कि जो इंसान है, आज के जमाने का जो इंसान है, वो क्या करता है, वो बहुत सारी चीजें सोचता है, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए जागरूक रहता है, उसके लिए करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका संबंध आज किससे है, उसका संबंध और भी लोगों से है, उसको अपनी समाज में प्रतिष्ठा बनानी है। और जो भी इंसान है, यानी जो भी व्यक्ति है, उस इंसान का सीधा संबंध फिर किससे होगा, यानी तो किसी भी इंसान को डेवलप होना है, मेरे पापा कहते हैं और ये बात सच भी है, किसी भी इंसान को अगर डेवलप होना है तो उसका प्रकृति के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ। एक टाइम था, सऊदी अरब में ज़्यादातर लोग क्या करते थे, सऊदी अरब में ज़्यादातर लोग भेड़, ऊँट की सारी चीज़ें पालते थे। भेड़ तो नहीं, ऊँट ज़्यादा पालते थे लोग, और उनके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करेंगे तो पुराने ज़माने में आप देख पाओगे कि वहाँ के लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे, मुगल्स, है ना? ये सारे वहीं से आए हुए हैं, ईरान। तो आप ये देखोगे कि उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। एक बंदा आता है, साइंटिस्ट होता है, ब्रिटिश एल्बेर्टो, वो आता है और वो जब खुदाई करता है कहाँ पर, यूरोप, मिडल ईस्ट में, यानी अरब देशों के अंदर, तो वहाँ पे उसको चिपचिपा पदार्थ मिलता है। उस चिपचिपे पदार्थ पे जब वो अध्ययन करता है तो उसको पता लगता है कि जो भी इंजन है, जो भाप का इंजन जैसे चल रहा था पहले, ठीक है, ये सारे जो ईंधन है जो कोयले से चल रहे थे, जैसे गदर मूवी देखी थी आपने, कोयले से इसमें गाड़ियाँ चल रही थी, ट्रेन चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें अब किससे चल सकती हैं, इस ईंधन से भी चल सकती हैं। उसने ये चीज़ देखी और फिर उसने एक पैमाना सेट करा, पैमाना मतलब एक जार कंटेनर सेट करा, जार कंटेनर में जगह-जगह होल करे उसने, जगह-जगह होल करने के बाद उसने क्या करा, जगह-जगह उसने होल करने के बाद उसमें चीज़ें सेटल करी। उसमें मतलब नीचे वो लिक्विड डाला और उसको एक टेम्परेचर दिया गया। और जैसे वो टेम्परेचर दिया गया, नॉल था, नॉल मतलब ऐसे करके नॉल था, और उसमें जगह-जगह पे क्या था, छेद था जगह-जगह, नहीं लिक्विड। फिर जितना ऊपर गया, सबसे ऊपर पे पेट्रोल लिखना, फिर डीजल लिखना, फिर मोबिल लिखना, फिर केरोसिन लिखना, ठीक है, फिर मोम लिखना, फिर वैक्स लिखना, ग्रीस जिसे बोलते हैं, और फिर नीचे जो बचा बचा रह गया टार, जिसे हम डामरी बोलते हैं, जिसे हम किसमें डालते हैं, रोड बनाने में। एक ही चीज़ के हमने इतने सारे यूज़ देख लिए, ठीक है, और इसी चीज़ की रिफाइनिंग अंबानी करता है, गुजरात के जामनगर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, भारत करता है, और भारत बाकी देशों को भी क्या करता है, पेट्रोल देता है। पता लगा वो सस्ता बेचता है, हमारा देश महँगा बेचता है, पर कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में होती हैं और इसी को रिफाइनिंग है। तो आप ये चीज़ समझो कि भारत के पास कौन-सी प्राकृतिक संसाधन थी, यानी प्राकृतिक चीज़ें थी, जिससे भारत अमीर बना था, पहले सोने की चिड़िया, वो थी भू भू अ, वो थी बेटा लैंड रिसोर्सेज़, ठीक है? भूमि संसाधन। कई प्रकार की ज़मीन थी हमारे पास, उस ज़मीन से हमने क्या करा, उस ज़मीन से हम बहुत ज़्यादा अमीर बने, खेती करी, तरह-तरह के हमने फसल उगाए, और फसल उगाने के बाद हम क्या बन गए, देश-विदेश में हमने व्यापार करा और हम अमीर बन गए। क्योंकि देखो, अगर आप पे सोने की खदान निकल जाए और मेरे पास क्या हो, मेरे पास हो एक ऐसी चीज़ जिससे मैं समय-समय पर चीज़ें उगा कर आपको बेचूँ, तो आप अपना सोना निकाल-निकाल कर मुझे देते जाओगे, मैं आपको सामान देते जाऊँगा। 1000 साल, 10,000 साल बाद आप पे कुछ नहीं बचेगा, सारा सोना मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास भूमि भी रहेगी और मेरे पास सब कुछ है। तो यही चीज़ थी भारत के पास, भारत सोने की चिड़िया बन गया, क्योंकि भारत के पास भौतिक दशाएँ अच्छी थी, मौसम अच्छा था। हमारे देश में चारों मौसम है, चारों क्षेत्रों के अंदर। हमारे पास भौतिक दशाएँ अच्छी थी, हमारे पास ज़मीन अच्छा था, हमारे पास मेहनती लोग थे, हमारे पास जनसंख्या थी, हम क्या बन गए, उस टाइम अमीर बन गए। ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल करके हमें गुलाम बनाया और आज हम यहाँ पे पहुँचे। आज हमारे पास सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे देश समझ चुके हैं आज के टाइम पे अध्ययन करके कि अगर हमें विकास करना है तो हमें मानव और भौतिक, यानी भौतिक भूगोल का और मानव भूगोल का, दोनों के संबंध का अध्ययन करने के बाद ही हम अपने आप को विकसित कर। अरब के देश भी वही गलती कर रहे थे, उनके पास प्राकृतिक संसाधन था। प्राकृतिक संसाधन होने के कारण वो अमीर तो बन गए, लेकिन वो क्या, और उनको पता था कि आने वाले ज़माने में उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए उन्होंने दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। हमारे दिल्ली एनसीआर में आपने ऊँची-ऊँची बिल्डिंग देखी होगी, तो वहाँ पे अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ तो सीधा-साधा इनडायरेक्टली हमें पता लग जाता है कि भाई कोई देश हमारे देश में एफडीआई, इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा, पैसे कमाना चाहता है। जैसे जापान ने दिल्ली के अंदर मेट्रो चला रही, तो पैसे कमाना चाहता है वो। तो ऐसे ही हमारा देश भी पैसा कमाना चाहता है, जिसके मतलब बाकी के सारे देश भी पैसा कमाना चाहते हैं, जिसके लिए हम अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि अगर हम प्राकृतिक का भी हमें हेल्प मिले और मानव की भी हेल्प मिले, तो हम कितना ज़्यादा विकास कर सकते हैं। और ऐसे ही विकास की बातों को अलग-अलग साइंटिस्टों ने, अलग-अलग भौतिक वैज्ञानिकों ने अपने-अपने विचार प्रकट करे हमें। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा
क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल। चलो बेटा अब आगे। ठीक है बेटा, इनका इनका बुक का नाम याद रखना, ठीक है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये याद रखना। लास्ट क्लास में, अभी अगली क्लास में आपसे पूछूंगा। अभी अगली क्लास मतलब क्लास के एंड में आपसे मैं पूछूंगा। अभी अगला बंदा आपको मिलेगा रेड जेल। देखते हैं रेड जेल भाई साहब क्या कहते हैं। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल, सब अपनी अपनी बातें प्रकट करेंगे कि क्या होता है, देखते हैं। उनके अनुसार आधुनिक मानव, यानी बेटा आपकी बात कर रहे हैं, सब फोन में देख रहे हो ना मेरी वीडियो, तो आप सब आधुनिक मानव हो, बधाई हो। आप मॉडर्न ह्यूमन हो, देख रहे हो, मॉडर्न बताया मैंने आपको। ठीक है, रेड जेल ने आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उसी टाइप की कोई वो दिया था, हमने आइडियोलॉजी दी थी, या फिर उन्होंने उसी टाइप का कुछ बताया था। देखते क्या बताया था उन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक अलग है, एंथ्रो ज्योग्राफी ज्योग्राफिस्ट। क्या है बेटा? एंथ्रो, हाँ, एंथ्रो क्या है, जियोग्राफिक, जियोग्राफिक ऐसा है, अब मुझे देखना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं है। ठीक है, एंथ्रो जियोग्राफिस्ट, इन्होंने एक बुक लिखी थी। उनकी बुक क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनकी बुक क्या है? एंथ्रो जियोग्राफिस्ट में मानव का जीवन में रहने के लिए वातावरण का सहयोग के प्राप्त करना अनिवार्य है। यही बात मैंने आपको बताया कि आप मुझे बता दो कि आप किसी भी ऐसी दशाओं में रह पाओगे जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी हो? नहीं रह पाओगे। या ऐसी दशाओं में रह पाओगे जिसकी आपको आदत ना हो? नहीं बता पाओगे बेटा, मतलब नहीं रह पाओगे आप। एग्जाम्पल है बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का जो हिटलर था, उसने रशिया के जार निकोला सेकंड, यानी रशिया के जो वहां के किंग थे, उसको मारने के लिए वहां पे उन्होंने अपनी सेना भेजी। रशिया की जो आर्मी थी, उन्होंने क्या कर दिया, रशिया बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो रशिया क्या कर गया, रशिया अपने जहां पर वो रहते थे वहां से भागकर पीछे चले गए, वहां से भागकर इस तरफ चले गए। रशिया बड़ा है, मैप में देखना आप, इस तरफ चले गए, यानी ईस्ट तरफ चले गए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चले गए। और जितना खाने का ले सकते थे एक साल 2 साल के लिए, सब लेकर भर भर के वहां से भाग गए, और जो बचा उसको जला दिया, यानी नष्ट कर दिया। जर्मनी सेना जाती है, करीबन 2-3 लाख के करीब सेना वहां जाती है, और वहां इंतजार करती है, वहां जाती है और वहां उनका इंतजार करती है। उनको पता लगता है कि 3-4-5-6 महीने बीत जाते हैं, वो आते ही नहीं है। हिटलर दूसरे देशों के साथ सैन्य अभियान कर रहा था, हिटलर को जरूरत पड़ती है सेना की, तो हिटलर कहता है आ जाओ वापस। और ये सब तो छुपके हुए थे। हिटलर जब बुलाता है तो देखता ठंड हो रही होती है, दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा होता है। ऐसा कहा जाता है रशिया के पास 2 कमांडर हमेशा होते हैं, जनरल दिसंबर एंड जनरल जनवरी। तो दोनों जनरल, यानी ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है दिसंबर जनवरी में कि जब रशियन सेना वहां से आ रही, जर्मनी की सेना जब वहां से आ रही होती है, ठंड में दफन हो, और लगभग उसकी आर्मी के 97% लोग मारे जाते हैं ठंड से, 3% आर्मी आ जाती है। तो ऐसे कहा जाता है कि जो इंसान, जो आधुनिक इंसान प्राकृतिक के अध्ययन किए बिना मानव रूपी कार्य करेगा, तो उसका समाप्त होना, उसका खत्म होना संभव है। संभव क्या, अति संभव है। यही बात ये कह रहा है कि मानव के जीवन के रहने के लिए वातावरण के सहयोग से प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आपने वातावरण से सहयोग की प्राप्ति नहीं करी तो गए बेटा आप। हिटलर गया, नेपोलियन भी गया था ऐसे। तो प्राकृतिक का होना आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक दैट, आपने क्रिकेट का मैच रखा या सहेलियों के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम रखा, आप सब आधुनिक मानव हो, आप सब के सब आधुनिक मानव हो, लेकिन क्या होने लग गई बेटा, बारिश होने लग गई, तो आपका प्लान, चांसेस पूरे हैं 90% की प्लान कैंसिल हो जाएगा। आप कमेंट मत करना सर कैब बुक कर लेंगे, सर घर के अंदर पार्टी कर लेंगे, नहीं, ज्यादातर चांसेस है कि आपका प्लान कैंसिल हो जाए। तो यही चीजें होती है कि वातावरण के सहयोग प्राप्त करना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है ना। अगला टॉपिक देखिए, दो देख लिए आपने, चार्ल्स डार्विन को देख लिया आपने, और चार्ल्स डार्विन के साथ साथ आपने रेड जेल को देख लिया। चार्ल्स डार्विन की बुक देख लिया आपने, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और साथ साथ आपने एंथ्रोजोग्राफिस्ट भी आपने देख लिया। भैया ये माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज्यादा। मैं 20-25 मिनट से माइक को पकड़ के पढ़ा, अगली बार देखना आप जरा। एलन सैंपल, ठीक है बेटा, एनएलसी सैंपल। सैंपल से याद बताऊंगा अभी कैसे याद रखना है आपको। देखो, रेड जेल, और उससे पहले हमने डार्विन पढ़ा, चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है, डार्विन सबसे पुराने इंसान, उन्होंने बुक बताई द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी इंसान पैदा हुआ, यानी इंसान का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। फिर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, जो भी देखा हमने वो देखा। उसके बाद आपने देखा था रेड जेल। रेड जेल ने किसकी स्पाइसी दी, मतलब थ्योरी दी, उन्होंने दी एंथ्रोजोग्राफिस्ट, एंथ्रोजोग्राफिस्ट करके उन्होंने दिया, यानी कि उन्होंने मॉडर्न ह्यूमन के बारे में बताया।
और ये जो सैंपल है वो किस बारे में बता रहे हैं, भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधन का उपयोग करके ही गांव, शहर, सड़क, रेल, नेटवर्क आदि का भौतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य तत्वों को बनाया गया। कहने का मतलब ये है कि जो इंसान ओरिजिन में था, शुरुआत में था, ओरिजिन ऑफ पीपल जो था, ओरिजिन ऑफ जो ह्यूमन था, उसके बाद जो ह्यूमन बना है, क्या बना है, मॉडर्न ह्यूमन बना है, मॉडर्न ह्यूमन बना है। तो ये कैसे बना है बेटा, ये बना है संसाधनों से। कैसे बना है, संसाधन जानते हो आप ना, रिसोर्सेज जानते होगे आप सब रिसोर्सेज जानते होगे बेटा। रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी, जैसे पानी, पानी रिसोर्सेज है, कपड़े रिसोर्सेज है, ये बोर्ड रिसोर्सेज है, फोन आपका रिसोर्सेज है, गाड़ी रिसोर्सेज है, खाना रिसोर्सेज है, भूमि रिसोर्सेज है। ऐसी चीजें जो जिसके बनने में प्राकृतिक का बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा क्या हो, जिसको बनने में प्राकृतिक का सहयोग हो बहुत ज्यादा, या 90% या 100% बोल दो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो भौतिक। मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ इसमें प्राकृतिक का कोई लेना देना नहीं है, इसमें मेरा और आपका लेना देना, मैं दे रहा हूँ और आप कैच कर रहे हो। लेकिन अगर ये बोर्ड आपको समझाने में हेल्प कर रहा है तो ये फिर किस में आ जाएगा, ये फिर आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन में। आप फोन देख रहे हो, फोन की जो बैटरी है, फोन का जो मेटल है, फोन की जो प्लास्टिक्स है, ये फोन की जो बाकी चीजें हैं, वो सब क्या है, रिसोर्सेज है। तो जो रिसोर्सेज आपको मिल रही हैं और रिसोर्सेज के कारण आप क्या बन पा रहे हो, एक ओरिजिन ह्यूमन से, यानी कि एक आदि मानव से जब आप आधुनिक मानव बन रहे हो तो वो संसाधन की हेल्प से बन रहे हो, द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज, द हेल्प ऑफ संसाधन, इन संसाधनों की वजह से। तो क्या कह रहा है बेटा, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल इन्वायरमेंट में जो संसाधन आपको प्राप्त है, फिजिकल जगह पे जो आपको संसाधन आपको जो भी प्राप्त है, तो चाहे वो गांव हो, शहर हो, सड़क हो, रेल हो, इन सबको बनाने में, इन सबको डेवलप करने में मानव को जो हेल्प करी है वो प्राकृतिक संसाधन। सबसे बड़ा देखते हैं हम, गांव शहर देखते हैं पहले। गांव से शहर बनता है, या गांव और शहर ही मान लो, तो उसमें जो भी चीजें होंगी, जैसे गांव होगा तो वहां पर क्या होगा, भूमि पर काम हो रहा होगा ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, लैंड रिसोर्सेज बोलेंगे। शहर होगा तो शहर में कच्चे माल से, गांव में जो भी कच्चा माल बन रहा होगा शहर आ रहा होगा, और शहर में उसके अंदर विनियम करा जा रहा होगा। विनियम मतलब कच्चे माल से कुछ पक्का माल बनाया जाएगा, लाइक दैट। चीनी नहीं बेटा, गांव में क्या होता है, गांव में गन्ना होता है, उस गन्ने को शहर में लाया जाता है, मतलब फैक्ट्रियों में लाया जाता है, या गांव में मान लो चलो, उसको चीनी बना दिया जाता है। और चीनी बनाने के बाद क्या किया जाता है बेटा, उसको चाशनी से जलेबी हो गई, मिठाइयाँ हो गई, और तरह तरह के दवाइयाँ हो गई, और तरह तरह के और भी प्रोडक्ट हो गए, वस्तुएं हो गई, जिसका निर्माण करता है मानव। तो उसको विनिर्माण करता है ना, तो जो विनिर्माण करता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारे इंसान को रोजगार भी मिल जाता है, उसमें बहुत सारे इंसान का क्या हो जाता है, घर बार भी चल जाता है। तो ऐसे ही जब ये इसका विकास हो रहा है, चीजों का जब विकास हो रहा है, जैसे रेलवे है, तो रेलवे का डब्बा बनाने में कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। रेलवे का जो पटरी है, उसमें जो लोहा, तो पटरी नहीं, जमीन के अंदर से लोहा तो पटरी तरह निकलता नहीं होगा, कच्चा लोहा निकलता होगा, और कच्चे लोहे को साफ करके, ठीक है, कच्चे लोहे को साफ करके, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कच्चे लोहे को साफ करके और फिर उसको सांचे में बनाया जाता है, किसके, रेल के पटरी के सांचे में। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। अगर धरती के अंदर से अगर लोहा ना निकले तो फिर रेल नेटवर्क को बनाना इम्पॉसिबल है। सड़क को बनाना, मैंने बताया ना अभी आपको, मैंने बताया था वो अडानी जो पेट्रोल की रिफाइनिंग करता है, और वहां से जो सबसे नीचे सबसे लास्ट में जो बचता है डामरी, जिसको रोड पे बनाया जाता है, तो फिर सड़क भी नहीं बनेगा बेटा आपका, फिर तो सड़क भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो निकल रहा है तेल वो जमीन के अंदर से निकल रहा है, वो भी संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन है पूरा का पूरा, सबके सब। तो इसके बिना आप अपना विकास या ह्यूमन अपना विकास नहीं कर सकता। ये बात कहते हैं रेड जेल, LNC सैंपल कहते हैं, एनर्जी सैंपल कहते हैं कि भाई सैंपल के तौर पे तुम ये देख लो, सैंपल या सिंपल, सिंपल यही है कि मानव, एक आधुनिक मानव को अपना मतलब एक मानव को आधुनिक मानव में बनना है, तो उसके अंदर उसको अपना विकास करना होगा, और उस विकास के लिए उसको सबसे ज्यादा जरूरी क्या पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी पड़ेगा उसका प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले हैं, यही बात इसमें भी लिख रहे हैं, एनर्जी सैंपल की एक अमेरिकन स्थिति थी जिनके अनुसार भूगोल आज सिर्फ पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते हुए रिश्तों का संबंध है। क्या कह रहा है कि बेटा पृथ्वी पहले भी सर्कल लगाती थी, चक्कर लगाती थी, अपने अपने अक्षांश पर, अपनी इस पे, अपनी ही जगह पर ऐसे करके चक्कर लगाती थी, और साथ ही साथ वो क्या करती थी, साथ ही साथ वो इस पे भी चक्कर लगाती थी, और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती थी, और चांद इसके चारों ओर चक्कर लगाता था। ये अपने अक्षांश पे यूं करके तो घूमती ही है, साथ ही साथ घूमते घूमते वो थोड़ा थोड़ा इधर 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 घूमते 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 चलती भी है।
तो एक दिन में जो अपने अक्षांश पे घूमती है वो तो 23 घंटे 56 मिनट होता है, 23 घंटे 56 मिनट 57 सेकंड। और जो घूमती है वो कितने 365 दिन 6 घंटे में घूमती है। तभी तो 6 घंटे जोड़ते हो तो 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। 365 दिन 6 घंटे होते हैं, तभी 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, यानी 29 फरवरी हो जाती है। तो ये तो उस पर भी घूमती है। तो ये चीज तो बेटा पता नहीं कई सौ करोड़ों सालों से हो रही है, ये चीज तो बदली नहीं। लेकिन मुझे बताओ कई सौ करोड़ों साल पहले जाओगे तो आपको मानव पता कहाँ दिखेगा? शेर के पीछे, हिरन के पीछे भाला लेके दौड़ते हुए दिखेगा। और आज के टाइम पर नहीं करता ये सब चीजें। आज के टाइम में नहीं करता। आजकल इंसान क्या करता है? स्विगी मार्ट, इंस्टा मार्ट, जिप्टो बुक करता है, चिकन खाना है बुक हो गया। और पहले लोग मुर्गियां चुराया करते थे, मुर्गियों को शिकार किया करते थे। मुर्गी हिरन जो भी हो, नॉन वेज या वेज जो भी खाना हो, तो इंसान अपना करता था, उगाता था। मान लो उसको मूली के पराठे, गाजर के पराठे, आलू के पराठे खाने हो तो उसको उगाएगा, फिर बनाएगा, बुद्धि हुई तो फिर खाएगा। और आज के टाइम पर पंडित जी के पराठे के लिए सीधा स्विगी या जोमेटो ऑन किया, बुक करा, आ गया आपके घर पे आएगा देने के लिए बेटा, और आप खा लो। कहने मतलब क्या है? मानव बदला है, क्योंकि मानव क्या हुआ है? मानव हुआ है बेटा पृथ्वी पृथ्वी क्या है बेटा? अस्थिर है। अस्थिर मतलब नो चेंज। पृथ्वी तो नहीं बदली, पृथ्वी तो नहीं बदली, लेकिन मानव क्या हुआ है? मानव क्रियाशील मानव है, मानव बदला है, और इसी बदलते रिश्ते को बारे में बता रहा है ये। ठीक है, यानी पृथ्वी नहीं बदली, मानव बदला है, और मानव बदलने के कारण ही मानव अपने आप को आधुनिक कहता है, और पृथ्वी को कहता है कि पृथ्वी ऐसी है। लेकिन पृथ्वी के संसाधनों से ही मानव क्या हुआ है? मानव बदला है, मानव का विकास हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? मानव भूगोल का उद्भव, इतिहास पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरण के बीच की बातचीत, अनुकूल समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ है। अब ऐसी कंडीशन रही होगी जहां पर मानव प्राकृतिक से कुछ ले सकता हो। अब ऐसी कंडीशन में मानव कुछ नहीं कर सकता जहां पर प्राकृतिक उसको कुछ दे ही ना पाए, तो वो ऐसी कंडीशन में ज्यादा काम करना पसंद करता है जहां पर प्राकृतिक उसको कुछ दे। ठीक है, ऐसी जगह पे वो काम करना ज्यादा पसंद करता है। वेट बेटा की सॉरी बेटा, पानी पी रहा था। ठीक है बेटा, ये मैं बता चुका हूँ। क्या बताया मैंने आपको? कि इंसान प्राकृतिक से जब कुछ ले पाएगा तो ही तो कुछ काम करेगा ना। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक मानव का इतिहास कहते हैं। ठीक है, खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाज के बीच बहुत कम बातचीत हुई, लेकिन 15 बहुत कम बातचीत का मतलब होता है कि पृथ्वी से, जैसे बेटा पृथ्वी से मानव ने पृथ्वी से मानव ने कुछ ज्यादा चीजें नहीं ली थी। पृथ्वी से मानव ने कुछ ज्यादा चीजें नहीं ली थी। अब वो लेना स्टार्ट करेगा कब? 15वीं शताब्दी के बाद लेना स्टार्ट करेगा वो, है ना। वो 15वीं शताब्दी के बाद क्या करेगा? वो 15वीं शताब्दी के बाद तो लेना स्टार्ट करेगा। क्या क्या लेगा हम वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम वो क्या क्या लेना स्टार्ट करेगा। तो कह रहा है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञात अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई, जिसमें यात्रियों द्वारा अवशेष में मानव भूगोल के क्षेत्रों का विस्तार किया गया। विभिन्न समाजों के साथ
बातचीत की। कहने का मतलब ये बेटा, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन करने पढ़ा है वो आपको। आपने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था, और मेसोपोटामिया जब 11वीं क्लास में पढ़ी हुई, तो मेसोपोटामिया और हड़प्पा में हमें एक चीज देखने को मिला कि हड़प्पा में पक्की ईंटें, मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटें। हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग बनाए गए थे, निचला और उचला शहर बनाया गया था। मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ नहीं। हड़प्पा सभ्यता में जो वो थी, जो चिन्ह थी, चिन्ह वो बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए थे, शिल्प जिसे बोल, ठीक है, वो अच्छे से बनाए गए थे, मेसोपोटामिया में नहीं थे। वहां पे स्नानागाह बनाए गए थे, अन्नागाह बनाए गए थे, मृतकों का टीला बनाया गया था। ऐसी कई प्रकार की चीजें थी जो मेसोपोटामिया में नहीं थी, लेकिन हड़प्पा में थी। और ऐसी बहुत सारी चीजें हड़प्पा में थी जो मेसोपोटामिया में थी, मेसोपोटामिया में थी और हड़प्पा में नहीं थी। तो कहने का मतलब यह है कि एक सभ्यता जो लगभग मिडल ईस्ट में बस रही है, और एक सभ्यता जो भारत में बस रही है, एक ही समय का काल अंतरण का है। 1000-2000 साल मेसोपोटामिया पहले का था, हड़प्पा बाद में था, लेकिन लगभग एक ही काल का था। जिस काल में वो अपना विकास कर रहा था, उसी काल में अपना विकास, दोनों एक ही समय पर अपना विकास कर रहे थे। तो कह रहा है ना, विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई, यानी मानव के साथ ज्यादा संबंध नहीं था। हमें अवशेष मिले हैं व्यापार के, हड़प्पा के, मेसोपोटामिया के साथ अवशेष मिले, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं मिले। आज तुम ईरान में बैठे हुए लोगों से 1 सेकंड में बात कर लोगे, फोन उठाओ, इंस्टाग्राम फेसबुक खोलो, तुरंत तुम बात कर लोगे किसी से भी। वहां की जो फेमस पर्सनैलिटी आप इंस्टा के फेसबुक पे ढूंढ लो और बात कर लो, मतलब देख सकते हो कौन है कैसा। लेकिन उस जमाने में बहुत कम बातचीत हुई। लेकिन 15वीं शताब्दी में अज्ञात समाज मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं था, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई लोगों ने, अपने आप ही जानकारी उपलब्ध होने लग गई। और यात्रियों के द्वारा अवशेषों ने, यानी कि जब यात्री जो थे एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, तो वो बताते थे वहां के बारे में, वहां ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसकी वजह से इंसान को एक आइडियोलॉजी मिली, अगर वो इंसान वहां पर ऐसा कर सकता है तो हम इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तभी टेक्नोलॉजी में यहाँ देखो, पीसा का, ठीक है, पिरामिड, ठीक है, लाल किला, ताजमहल। कहने का मतलब है, जो 7 अजूबे में 3 अजूबे का नाम लिया, तो ये 3 अजूबे कैसे बने? अपने अपने शहर में उन्होंने बहुत बेस्ट आइडियोलॉजी लगाई होगी, इंडिया के अंदर भी लगाई होगी। इसी तरीके से उन्होंने विकास करा। पता नहीं था कि वहां पे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, नहीं पता उन्हें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर और बाकी देशों के अंदर। तो विकास का जो ये अध्ययन था, विकास की जो प्रक्रिया थी, वो क्या थी? ऐसा नहीं था कि वो किसी को देखकर कर रहे थे, ये था कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर विकास हो रहा है तो हमें भी विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उप क्षेत्र को देख लेते हैं जरा, ठीक है। उप क्षेत्र में क्या था? मानव भूगोल प्राकृतिक में अंतर। तो अनुशासनात्मक और सामाजिक विज्ञानों के अन्य बहन विषयों के साथ विशाल संबंध का विकास करता है। तो एक ऐसी है, ठीक है, तो जरूरी है। वो देखो, क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों का हर पहलू करता है। बेटा उप क्षेत्र देख लेते हैं, मानव भूगोल के जो अध्ययन क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ पे अध्ययन करा जाता है, वो देख लेते हैं। ये पेपर में आते हैं वो नहीं है। ये बेटा क्षेत्र को देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा? अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? ये प्रमुख उप क्षेत्र है। ये उप क्षेत्र है और ये क्या है? क्षेत्र है, ठीक है। क्षेत्र के बाद ही उप क्षेत्र बनता है ना, तो ये चीज तो कोई वो है नहीं। सांस्कृतिक भूगोल। तो सांस्कृतिक भूगोल कैसे कहते हैं? जैसे कल्चरल भूगोल कहते हैं, पहनावा, इसमें खान पीन आता है। तो सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल लगभग लगभग सेम देखने को मिलेगा, ठीक है आपको। समाज में क्या होता है? समाज में रहने वाले, जैसे भारतीय समाज है, अलग अलग है। हम सब में जो भारतीय समाज है वो सब अलग अलग है। समाज में कैसे अलग अलग है? ईस्ट साइड अलग खाना पीना, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, संस्कृति, पहनावा, ढंग, ये सारी चीजें, सुबह का खाना, रात का खाना अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन ईस्ट में अलग, साउथ में अलग, वेस्ट में अलग, नॉर्थ में अलग। संस्कृति भी अलग अलग देखने को मिलेगी। संस्कृति और सामाजिक में बहुत कॉमन डिफरेंस, मतलब बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है, ठीक है। नगरीय भूगोल। अब वहां का देखो, अगर यूपी बिहार में चले जाओगे तो आपको ज्यादातर वहां पे क्या देखने को मिलेगा? वहां पे ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वहां के लोग क्या करते हैं? वहां के लोग खेतों पर सुबह सुबह चले जाते हैं बाथरूम करने के लिए या घूमने के लिए। और हमारे दिल्ली के अंदर लोग क्या करते हैं? जिम चले जाते हैं। तो ये होता है नगरीय भूगोल। डिफरेंस से पता लग जाता है आपको तुरंत ही। अगला है जनसंख्या भूगोल। तो आप ये बताओ कि ईस्ट इंडिया की तरफ जो 7 सिस्टर्स हैं, वहां की जनसंख्या देखो कितनी कम है। और फिर आ जाओ हमारे उत्तर भारत में, यूपी बिहार दिल्ली, इन सब में आ जाओ, वहां का भूगोल देखो कैसा है, ज्यादा है ना जनसंख्या वहां का। अगला देखो राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक इस सबको पूछा नहीं जाता बेटा, ना उप क्षेत्र पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि मानव भूगोल के क्षेत्र क्या है और उप क्षेत्र क्या है, ठीक है, बस इतना पता रहना चाहिए आपको। तो राजनीतिक भूगोल किसे कहा जाता है? राजनीतिक प्रक्रियाओं के होने के कारण
जो समाज में परिवर्तन आ रहा हो उसको राजनीतिक भूगोल कहा जाता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो बदलाव आ रहा हो और बदलाव राजनीतिक कारणों से आ रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको राजनीतिक भूगोल कहते हैं। अभी जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट आया जिसमें वक्फ की जमीन जो मनमाने तरीके से छीन ली जाती थी, उसके अंदर क्या था बेटा, उसके अंदर सरकार ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने बिल पास करा दिया। तो जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी उसका विरोध ज्यादा देखने को मिला, जहां पे हिंदू पॉपुलेशन थी उनको ज्यादा लेना देना नहीं था इससे, या था तो उन्होंने ज्यादा वो डिस्क्राइब नहीं करा। लेकिन हाँ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी उन्होंने इसको डिस्क्राइब करा। तो कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक भूगोल है, ये जो राजनीतिक भूगोल है उसका असर उन्हीं पे पड़ेगा जो, जिनके लिए कानून ज्यादा बनेगा। जब कृषि कानून आया था किसानों पे ज्यादा असर पड़ा था, राम मंदिर बना था तो हिंदुओं पे ज्यादा असर पड़ा था, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट आया मुसलमानों पे एक्ट पड़ा है, जब कश्मीर में 370 का पड़ा तो कश्मीरियों के लिए पड़ा था। तो ये ऐसा कानून है, ये ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें जिन देशों या जिन राज्य जिन लोगों या जिन धार्मिक विशेष या फिर जाति विशेष के लिए बनाया जाएगा उन पे ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, तो भूगोल का मतलब क्या है, एक फिक्स क्षेत्र। अगला है तुम्हारा आवासीय भूगोल। तो इसमें तुम रहने का तरीका देख सकते हो, इसमें तुम रहने का तरीका देख सकते हो, लोग रहते कैसे हैं, तरीका सिर्फ। ठीक है, और अगला है आर्थिक भूगोल, यानी उत्तर भारत के लोग क्या करते हैं आर्थिक के, तो आर्थिक मतलब खाने कमाने के लिए। साउथ के क्या करते हैं, ईस्ट के क्या करते हैं। साउथ के लोग ज्यादातर टेक्नीशियन है ज्यादातर, नॉर्थ के लोग ज्यादातर मजदूरी काम, मजदूर वजदूर सारे काम कर लेते हैं उधर। ईस्ट के लोग चाय या खेती से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इसको कहा जाता है आर्थिक क्षेत्र। व्यवधारी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये तो देखो रिपीट करिए अलग हो। ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सक भूगोल, लिंग भूगोल। ठीक है, तो ठीक, बस नॉर्मल है ना। व्यवहारिक भूगोल, आपका उस क्षेत्र के अंदर लोगों का व्यवहार कैसा है। सामाजिक कल्याण भूगोल, यानी उस समाज का मतलब उस फिक्स क्षेत्र के अंदर वहां के लोगों का विकास कैसा हो रहा है। सांस्कृतिक तो मैं आपको पढ़ा चुका। ऐतिहासिक भूगोल का मतलब होता है कि उस क्षेत्र का, जैसे भारत का ऐतिहासिक भूगोल बोलेगा कोई तो हम बोल पाएंगे भारत का ऐतिहासिक भूगोल ऐसा रहा है कि भारत ने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करा, किसी और देश का ही हमेशा भारत पर आक्रमण हुआ है। चिकित्सक भूगोल, तो चिकित्सक भूगोल किसे कहा जाता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बीमारियां समय समय पर आती रहती है, लाइक यूरोप। यूरोप में बीमारी समय समय पर आती रहती है, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, चेचक, ये सब वहीं से आया है। और लिंग भूगोल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मेल फीमेल कितने हैं, कौन से जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, शिक्षित कौन से लोग हैं, ये सारी चीजें लिंग भूगोल में आती है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बेटा यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सर जल्दी जल्दी इसको करा रहे, क्वेश्चन बनते नहीं है यहाँ से कभी भी ज्यादा जल्दी, तो इसीलिए मैं थोड़ा वैसे चल रहा हूँ। ठीक है, मानव भूगोल की विचारधारा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो वहां पर तीन वो आए थे, वहां पे तीन वो आए थे ना फिलोसफर, तीन फिलोसफर आए थे, तो वो तीन फिलोसफर और मानव भूगोल की डेफिनेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन याद करी, एक ये जरूरी था, एक ये जरूरी है, और एक ये वाला जरूरी है। तीनों विचारधाराएं, तीनों जो विचारधाराएं हैं ये तीनों जरूरी हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, पहला देखते हैं विचारधारा। अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने का नजरिया मानव भूगोल की विचारधारा कहा गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों को अलग अलग तरीके से किसको देखने का नजरिया, मानव भूगोल की विचारधारा, मतलब वैज्ञानिकों को मानव भूगोल में अलग अलग तरीके से क्या दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है। तो इसी को हमने क्या बोला, मानव भूगोल की विचारधारा। अलग अलग है इसलिए विचारधारा बन गई, सबकी एक होती तो सिर्फ बोलते हैं मानव भूगोल की विचारधारा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, विचारधाराएं। तो यहाँ पर जब धाराएं बोल दी तो यहाँ पे मल्टीपल लोगों की बात हो रही है, बहुसंख्यक लोगों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, बहुसंख्यक लोगों की बात हो रही है। अच्छा, मेरे अंदर ना एक थोड़ी सी गंदी चीज है कि मैं कभी कोई चीज पूरी नहीं लिखता, शॉर्ट लिख के छोड़ देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। नहीं करोगे तो मेरी पहली वीडियो आप मुझे बता देना कि सर पूरी चीजें लिखो आधी लिखो, मैं बता दूंगा। तो आप बताओगे तो ही तो मैं सीखूंगा ना। एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों से पूछकर कोई चीजें करे, खुद से जजमेंट ना ले। तो मेरी ये आदत है, मैं अगर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं शॉर्ट लिख देता हूँ दो तीन अक्षर। एक्चुअली ये मेरे जो सर हैं, अब तो चले गए इंडिया से बाहर, मेरे सर हैं, मुझे उनसे आदत पड़ गई है, तो जिनसे मैं पढ़ा हूँ। आप, आपने शायद ही कोई जानता हो, माजिद हुसैन सर थे, है ना? मैं जब पढ़ा था तभी मैंने देखा था कि वो शॉर्ट ही लिखते थे, तो मैं उनसे पढ़ा हूँ। है ना, उनकी बुक है, मिलती है। ठीक है, तो पहली विचारधारा क्या है बेटा, नीतिवाद। ठीक है, पहली विचारधारा क्या है, नीतिवाद।
नीतिवाद देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे संभववाद, है ना, उसके बाद हम देखेंगे संभववाद, संभववाद के बाद हम निश्चयवाद देखेंगे। तो हम ये 3-4 चीजें तो देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानवतावादी विचारधारा है। तो मानवतावादी विचारधारा का आशय है कि मानव भूगोल आशय है कि मानव भूगोल के अध्ययन को मानव कल्याण और सामाजिक चेतना के विभिन्न पदों से जोड़ना था। इसका उद्देश्य 1970 के दशक में हुआ। यानी कि मानव भूगोल का जो मानव भूगोल के अंदर जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें कल्याण एवं सामाजिक चेतना के पक्ष को जोड़ना, यानी मानव भूगोल में मानव का कल्याण करने की बात इसमें कही गई है। 1970 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत पहले घर का, फिर स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत क्या है बेटा, पहले घर का, फिर स्वास्थ्य का, फिर शिक्षा के पक्षों में ध्यान केंद्रित करना है। यानी क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इसमें मानव भूगोल में मानव के विकास से संबंधित किए गए क्रियाकलापों का अध्ययन करना है, जिसमें स्वास्थ्य, घर और कल्याण जैसी बातें इसमें की गई हैं, शिक्षा भी की गई है। तो इन सब में इंसान मतलब मानव को क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए, किसकी हेल्प से, प्राकृतिक की हेल्प से, है ना। कि जैसे आप मान लो सर शिक्षा में क्या प्राकृतिक हेल्प कर सकता है, तो मैं बोलूंगा बेटा कि मुझे एक बात बताओ, आप सब कॉपी का इस्तेमाल करते हो, पेंसिल का इस्तेमाल करते हो, तो पेंसिल की जो नोक होती है 10th क्लास में पढ़कर आए हो, ये किससे बनी है, ग्रेफाइट से। पेज जो आप इस्तेमाल करो किससे बनता है बेटा, लक्कड़ से, कागज, कागज जो बनता है लक्कड़ से बनता है। लक्कड़ कहाँ से आता है, तो कुल मिला के प्राकृतिक का बहुत बड़ा हेल्प है। प्रादेशिक असमानता है, निर्धनता, यानी कह रहा है कि कई सारे देशों के अंदर या कई सारे समाज क्षेत्रों के अंदर असमानताएं होती है, खासकर उसमें क्या होती है, निर्धनता, अमीर गरीब होता है, इसका अभाव होने के कारण निवारण पर ध्यान आकर्षित करता है। यानी कि जब आप देखोगे कोई देश बहुत ज्यादा रिच है और कोई देश बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है, रिच है अमीर देश और ये है पुअर यानी गरीब देश। तो ये अमीर देश है, ये वाला जो अमीर देश है ये वाला, ये क्या करता है भाई, अमीर देश करता है, मैं बताता हूँ, अमीर देश अपनी शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। और गरीब देश क्या करता है, सबसे पहले वो अपने लोगों के खाने पीने पर ध्यान दे, क्योंकि अगर लोग जिंदा रहेंगे तो ही तो कुछ होगा ना। तो ये लोगों के ऊपर क्या पे ध्यान देता है, खाने पीने पर ध्यान देता है। तो इसकी जो बेसिक चीज है, बेसिक मतलब मूलभूत जो है इसके लिए, वो क्या है, खाना। और इसके लिए क्या है, इसके लिए मूलभूत कुछ नहीं है, इसके लिए वो है कि ये चीजें हो जाता तो ठीक रहता, क्योंकि इसकी मूलभूत तो छोड़ो कि सारी चीजें प्राप्त हैं। तो ये क्या चाहेगा, जैसे कि देखो किसी के पास खाना नहीं है तो क्या वो कार के बारे में सोचेगा, नहीं, लेकिन जिसके पास कार है तो किसके बारे में सोचेगा, इससे और अच्छी कार के बारे में। तो ये जो है ये अब लिंग असमानता की तरफ जाएगा, रोजगार की तरफ, ये लोगों को रोजगार देने की तरफ जाएगा। और ये सबसे पहले किसकी तरफ जाएगा, गरीब देश, ये जाएगा सिर्फ सबसे पहले लोगों को खाना मिल जाए, लोग मरे ना भूख के कारण। तो यही जो निर्धनता का अभाव होता है ना, तो इसमें क्या नहीं कर पाते हम, ध्यान इतने अच्छे से आकर्षित नहीं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, जिसके लिए हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो मानव भूगोल की जो मानवतावादी विचारधारा है उसमें क्या है कि मानव को अपना विकास करना चाहिए, किसकी हेल्प से करना चाहिए, प्रकृति की हेल्प से करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आ गया पर्यावरण, पर्यावरण निश्चयवाद। तो ये जो पर्यावरण निश्चयवाद है, तो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राकृतिक के अनुसार ही जीवन व्यतीत करता था। यानी इंसान जो था, यानी कि जो पहले वो था, क्या नाम है, आदि मानव जो था, उसमें जो पहले आदि मानव जो था वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करता था, आदि मानव अपना जीवन व्यतीत करता था किसके साथ, आदि मानव अपना जीवन व्यतीत करता था, आदि मानव जो अपना जीवन व्यतीत करता था किससे, प्रकृति के अनुसार, जैसा प्रकृति कहती थी वो वैसा ही अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करता था, इसके अनुसार ही, इसके अनुसार ही अपना जीवन, जैसे प्राकृतिक कहती थी वैसे ही आदि मानव अपना जीवन व्यतीत जीता था, प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कर पाता था। उसी को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। आसान, पर्यावरण निश्चयवाद, यानी पर्यावरण ने जो निश्चय कर लिया वही होगा, ऐसे समझ लो आप। पर्यावरण निश्चयवाद मतलब पर्यावरण ने जो निश्चय कर लिया वही है ये। और पर्यावरण ने कैसे निश्चय कर लिया, पर्यावरण ने निश्चय कर लिया कि देखो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राकृतिक के अनुसार ही अपना जीवन जीता, सही बात है। मानव जो था, पहले बारिश होती थी इंसान खड़ा हो जाता था बाहर, देखता था बारिश हो रही, क्या करे, वो ऊपर ही देखता था। आज भी जब हम मतलब हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो हम ऊपर ही देखते हैं, क्योंकि भगवान के नीचे देखते हैं। हमारी कल्पना है कि भगवान ऊपर है और हम ऊपर देखते हैं, हे भगवान कुछ तो करो, कुछ तो अच्छा करो जिंदगी में, वैसे बहुत कुछ खराब चल रहा है। तो वैसे ही उस जमाने में वो लोग देखते थे, अब तो रोको बारिश, शिकार करना है, भूखे मर जाएंगे।
और फिर वो लोग क्या करते थे, शिकार पे जाते थे जब बारिश बंद होती थी। तो प्राकृतिक, और आज के टाइम पे बारिश आए, तूफान आए, मुझे मिलना है, मुझे आज कॉल करके बुलाया है, आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, और आप जाते हो। मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। पहुंच जाते हो आप, कहते जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं, मिलना जरूरी है। क्या पहन के जाते हो भाई? रेनकोट, अम्ब्रेला, ऐसे कुछ पहन के जाते हो। लेकिन उस जमाने में लोगों के पास जूते भी नहीं होते, नंगे पाँव, सांप काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, जंगलों में रहते थे ना, चल पड़े ऐसे ही। और आज के ज़माने में आप पैंट शर्ट टाई कपड़े, संसाधन है आपके पास। तो यही है कि पहले मानव जब आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट है भाई, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछे पर्यावरण निश्चय बाद, मतलब पर्यावरण ने जो निश्चय कर लिया, यानी मानव प्रकृति के अनुसार ही क्रियाकलाप करता था और उसके अनुरूप नहीं जाता था, या उसके अनुरूप ही कार्य करता था। मतलब जैसे धूप हो गई, बाहर नहीं जाएगा, धूप बंद हो गई यानी धूप कह रहा है बंद, मतलब सूरज की रोशनी आना बंद हो गई, यानी प्राकृतिक कह रहा है कि दशाएं ठीक है, तभी आप निकलोगे। बारिश होने लगी, प्राकृतिक कह रहा है दशा ठीक नहीं है, तो आप नहीं जाओगे। आज प्राकृतिक दशा अनुकूल है, तूफान आ रहा है तो भी आप जाओगे। आंधी तूफान जो भी मुझसे टकराए, मेरे आगे कोई टिक ना पाए, जलवा जलवा जलवा, हाँ आप सबका ही जलवा। नव निश्चयवाद, न्यू न्यू ह्यूमन आ गया। नव निश्चयवाद की संकल्पना जोग्राफिन टेलर, टेलर है बेटा, अभी नाम बताता हूँ, टेलर, ग्रेफिन टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये दो विचारों यानी पर्यावरण निश्चयवाद और संभव निश्चयवाद के मध्य के मार्ग, इसके लिए ना बेटा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये वाला आ गया, पर्यावरण निश्चयवाद तो पढ़ लिया, संभव संभववाद पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। एक मिनट में आपको पहले संभववाद पढ़ाऊंगा, फिर आपको ये पढ़ाऊंगा। पहले एक मिनट संभववाद करता हूँ, नीतिवाद, ये संभववाद, ये पहले संभववाद पढ़ो, फिर वो देखिए, पहले संभववाद पढ़ो, मैं अगली बार तो थोड़ा ठीक करवा दूंगा, डोंट वेरी। देखो इसमें क्या कह रहा है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी कि क्या कह रहा है बेटा, इसमें पर्यावरण के परिवर्तन करने में समर्थ है, और ये वह प्रकृति प्रदत्त और संभावनाओं में इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपाय कर सकता है। यानी कि मानव का प्राकृतिक पर निर्भरता, आवश्यकता, स्वतंत्रता की आवश्यकता की, और यानी मतलब यह है बेटा कि अगर मानव को, ये लाइन और पढ़ लो फिर मैं बताऊंगा, प्राकृतिक की तुलना में मनुष्य को महत्व स्थान देता है, प्राकृतिक की तुलना में मनुष्य को महत्व का स्थान देता है, मनुष्य को प्राकृतिक की तुलना में स्थान देता है, उसकी सक्रिय सकल, मतलब कहने मतलब यह है कि अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी मना कर रही है किसी चीज को लेकर, और ह्यूमन ज्योग्राफी कह रही है कि यस इट कैन बी पॉसिबल, तो लोग इसमें संभवतावाद में किसके पास जाएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। सीधा सा एग्जाम्पल है कि अरब देशों के अंदर खेती करना संभव, बारिश भी नहीं होती थी वहां पर, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी ने कहा कि भाई नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, खेती नहीं होगी, तो लोग चुप रहते थे। अरब देशों के लोग आक्रमणकारी थे, कुछ खाने पीने को होता नहीं था, मरता क्या ना करता, युद्ध करते थे, भारत से जीत जाते थे। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो ज्यादातर जीतते हैं, और जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है तो सोचते चल थोड़ा सा तो खोया, क्या हो गया। तो ये लोग भारत पर आक्रमण करते थे। आज के टाइम पे देखो, इन पे प्राकृतिक संसाधन लिखना, इन्होंने सोचा कि आने वाले समय पे हमारा क्या होगा, जब सारा तेल खत्म हो जाएगा हमारे देश से तो हम क्या करेंगे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने देश में डेवलप करा। आज अरब देशों के अंदर बड़े बड़े जंगल लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा क्या अटेंशन है, कैसे अटेंशन है मैं बताता हूँ। एक होता है वाटर सीडिंग, पहले वहां पर बारिश नहीं होती थी, वाटर सीडिंग करी जाती है, ऊपर से ड्रॉप्स डाली जाती है, बादल के ऊपर जाकर, बादल तो बहुत नीचे ही होते हैं, उसके ऊपर जाकर वाटर सीडिंग कराई जाती है, बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तो बादल बारिश, पानी हो गया, खेती करना साफ, फिर खेती हो जाएगी, क्योंकि पानी बहुत बड़ा टॉपिक है हर देश के लिए, तो वहां पे खेती हो जाती है। अरब देश, इसराइल भी वही काम करता है। तो कहने मतलब यह है कि यहाँ पे मानव प्राकृतिक दशाओं को, चुनौतियों का सामना करते हुए अपना काम करने में संभव, मतलब अपने काम करने में क्या हो पाता है, अपना काम करने में वो क्या हो पाता है, अपना काम करने में वो अपना काम करने में वो क्या हो पाता है, वो बिल्कुल अटेंशन, यानी कि वो अपना काम करने में पूरी तरीके से क्रियामान हो पाता है, क्रियामान मतलब वो कर पाता है वो काम।
और अगर आप देखोगे कि मानव जो था यहाँ पर इसके जो साइंटिस्ट हैं संभववाद के, ये है डीला ब्लास, लुसियन फैली इस विचारधारा को मानव के मतलब ये लुसियन और विडिला ब्लास, ये दोनों इसके वो थे मतलब मेन विचारक थे। उसने बोला कि प्रकृति की तुलना में मनुष्यों को महत्व का स्थान देता है। मैंने बता दिया क्यों देता है, क्योंकि ये चीज ये कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी इनके पास क्या आ चुका है आज, प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी के कारण ये आज ये सब काम कर पाते हैं और उसे सक्रिय शक्ति का रूप में देखते हैं। सक्रिय शक्ति मतलब प्राकृतिक क्या है, एक्टिव डीएक्टिव, एक्टिव डीएक्टिव, यानी कि बारिश होगी बंद हो जाएगी, यानी एक्टिव डीएक्टिव होती रहती है प्राकृतिक। धूप निकलेगा फिर रात को बंद हो जाएगा, तो एक्टिव डीएक्टिव होता रहता है। लेकिन मानव एक्टिव डीएक्टिव नहीं होता, जब मर्जी तब चाहे बारिश करा दे, वो जब मर्जी अरे अब चाइना को देखो ना भाई, चाइना में ओलंपिक गेम हो रहा था, चाइना को पता था 2 दिन बाद यहाँ पे बहुत तेज बारिश आने वाली है और उसने बहुत सारा पैसा खर्च करके अपना टोक्यो ओलंपिक करवा रहा था। वो टोक्यो नहीं, बीजिंग ओलंपिक करा रहा था। चाइना ने क्या कर दिया, 2 दिन जहां बाद बारिश आने वाली थी 2 दिन पहले उसने उसी एरिया में जहां वो बादल थे उसी एरिया में, क्योंकि भाई मौसम विज्ञान भी तो ज्योग्राफी से पढ़ रखा है ना, तो उसी एरिया में वही बारिश करा दी और चाइना के अंदर टोक्यो ओलंपिक हो गया। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। उनको पता था अरब देशों में खेती नहीं हो सकती, पानी की कमी है, बारिश ही करा दी, पानी आ गया, फिर उनको मॉडर्न है वो दिए गए। नीतिवाद पढ़ लिया था हमने, नीति नहीं ये पढ़ा था हमने आई थिंक, नव निश्चयवाद पढ़ा था ना। नव निश्चयवाद की ये विषय पढ़ी तुमने, नव निश्चयवाद की ये आई थिंक ये नहीं पढ़ी थी, ये पढ़ लेते नव निश्चयवाद। ये विचारधारा पर्यावरण और निश्चय बीच के संभव के बीच को मार्ग प्रदूषण करता है, नुकसान के लिए बिगड़ समस्या को बल देता है। पर्यावरण के अनुसार मनुष्य ना तो प्राकृतिक पर पूरी तरह निर्भर कर रह सकता है और ना ही प्राकृतिक से स्वतंत्र रह सकता है। अच्छा है यार ये तो नव निश्चयवाद की विचारधारा। तो बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखना, ये लाइन याद रखना, ये वाली। ये क्या कह रहा है कि पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्राकृतिक पर पूरी तरह निर्भर रह सकता है और ना ही प्राकृतिक पर स्वतंत्र रह सकता है। ना ही मानव पर ना ही प्राकृतिक पर। कभी कभी मानव का कोई काम नहीं आता, अगर आता तो मुझे एक बात बताओ, कोरोना की वैक्सीन 1-2 दिन में बन जाती ना, क्यों 1.5 साल लग गई? प्राकृतिक ने अपना जलवा दिखाया, मानव भी अपना जलवा दिखाया, प्राकृतिक ने बोला दिखा तो कितना दिखाता है, पूरी दुनिया कंट्रोल कर ली प्राकृतिक। लोग मरे अच्छे खासे, लाखों में लोग मरे, इंसान देखते रह गए। तो कभी कभी प्राकृतिक हावी हो जाती है, कभी कभी ह्यूमन हावी हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि दोनों के बीच का संबंध हमें लेकर चलना चाहिए। प्राकृतिक पर विजय पाने के लिए प्राकृतिक के नियमों का पालन करना ही उसे विनाश से बचाना होगा। यानी प्राकृतिक को बचाने के लिए प्राकृतिक जो कहता है हमें वो मानना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप किसमें जाते हो, नेगेटिव, यानी कि आप देश को खत्म की तरफ लेकर जाते हो, दुनिया को खत्म की तरफ लेकर जाते हो, तो आपको मानना पड़ेगा वो चीज। प्राकृतिक में प्राकृतिक का प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक की समस्याओं का आकलन करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर औद्योगिकरण में हुए जंगलों के नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय दोहन करने से बचाना। यानी कि अगर आप प्राकृतिक से कुछ चीज ले रहे हो तो प्राकृतिक को इतना ज्यादा अति मत कर दो कि प्राकृतिक बदले में आपको दोबारा दे ही ना पाए, है ना। हवा, पानी, बिजली, भविष्य के लोगों के लिए तो बचाना है आपको, ये सब खुद ही खत्म कर देना है। इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक से जब आप कोई चीज लेते हो तो प्राकृतिक को बदले में क्या करोगे, आप कुछ दो, यानी कि आप उसको बचाओ। अभी आईपीएल मैच चल रहा है, एक डॉट बॉल पे आई थिंक 500 पेड़ लगाने की बात करी बीसीसीआई ने, यही वही कर रही है ना। तो आप एक बात बताओ, जो आईपीएल का मैच स्टार्ट होता, ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और उसमें लगभग लगभग 3.5 लाख पटाखे फोड़े गए थे। कितना प्रदूषण हुआ होगा ना। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई का ये मोटिव रहता है कि इंडिया को थोड़ा गिनने में दिखाया जाए। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ करा था, तो ये करती है, हर देश की कंट्री करती है किसी न किसी इवेंट के थ्रू। क्रिकेट के इतने सारे बैट बन रहे हैं, स्टम्प बन रहे हैं, तो वो पेड़ों को तो काट के बन रहे हैं, कश्मीरी बिल्लो पेड़ों को काट के तो बन रहे हैं। तो जब पेड़ कटते हैं तो पेड़ को बचाने के लिए भी तो कोई काम करेगी ना। इनडायरेक्टली वे में कितने सारे क्रिकेटर वहां पे, एक एक क्रिकेटर पे 10-10 बैट होते हैं, जरा देख लेना। कम से कम आईपीएल में 750 प्लेयर खेल रहे हैं, और 750 प्लेयर को जरा चेक कर लेना, 25-25 लोगों की तो टीम ही है क्रिकेट में, 25-25 बंदों की टीम है, और 250 वो हो गए, 25 लोगों की टीम हो गई, 25 गुना 10 कर लो, 250 लोग हुआ, 250 गुना 10 कर लो, फिर आप 2500 बैट हो गए। फिर स्टंप का जोड़ लो आप, 3 स्टंप 6 स्टंप होते हैं, और ऐसे स्टंप वहां पे 12-12 स्टंप रखे जाते हैं अंदर।
तो बेटा बहुत सारा लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे भी इनडायरेक्टली हम देखे तो। अगला है नीतिवाद। नीतिवाद के अनुसार मनुष्य के प्राकृतिक के क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। इसमें क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्राकृतिक प्रत्येक क्रियाकलापों को पर्यावरण से नियंत्रण माना जाता है। मानव आदिम अवस्था में मानव में लगभग सभी क्रियाकलाप अत्यंत पूर्ण प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों के नियंत्रित थे। रेड जेल ये इस विचारक हैं, ये सारे के सारे विचारक हैं जो इस बात पर सहमत है। ठीक है, रेड जेल, होमबर्ट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मानव की आदिम अवस्था, आदिम मतलब शुरुआत की जो अवस्था थी, उसमें मानव ने लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित थे। यानी कि जो भी मानव करता था उसमें किसका होना जरूरी था, उसमें जो भी कार्य करे मानव, जो भी कार्य करे उसमें किसका होना जरूरी था, उसमें प्राकृतिक का होना जरूरी था। प्राकृतिक के बिना होना काम संभव ही नहीं था। ये बात कौन कह रहे हैं, रेड जेल कह रहे हैं। नीतिवाद सामान्यता कह रहे हैं मानव को निष्क्रिय कार्य समझता है और जो पर्यावरण कारकों से प्रभावित होते हैं, उदाहरण के लिए कि आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता, जलवायु के अनुसार पे शारीरिक गठन। तो छोटा, ठीक है बेटा। तो समझ यही कह रहा है कि मानव एक निष्क्रिय कारक समझा जाता है जो पर्यावरण के कारकों से प्रभावित होते हैं, उदाहरण के लिए आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता। यानी वो लोग तो ज्यादा जानते नहीं है प्रकृति को, तो आप जानते हो, जब आप जानते हो तो आप समझो, आप बताओ लोगों को। जी सर मैंने बता दिया ना, हाँ ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो, ये मनुष्य का प्रकृतिकरण, यानी मनुष्य क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राकृतिक पर मतलब प्रकृति की तरफ घूम रहा है। कैसे, मनुष्य तकनीक की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है, भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है, और ये सांस्कृतिक विकास के स्तर से इंगित करता है। क्या कह रहा है बेटा, दोबारा सुनो। मानव तकनीक की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। भौतिक वातावरण फिजिकल, जिसको मैंने शुरुआत में बताया था, टेस्ट कर सकते हो, छू सकते हो, उसके साथ क्या करता है, बातचीत करता है। बातचीत मतलब उसको देखता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा गिर गया है, मतलब बढ़ गया है, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक वाहन के बारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि पराली मत जलाओ, उसके बारे में बात करते हैं। हम मास्क की बात करते हैं। तो यानी कि जब हमें दिखता है कि भौतिक वातावरण हमसे नेगेटिव जा रहा है, तो हम बातचीत करते हैं, मतलब समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, और ये सांस्कृतिक विकास को इंगित करता है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाज को भी बातचीत की जाती है। यानी कि हम देखते हैं कि पर्यावरण को कैसे सुधारा जा सकता है, बारिश कराई जाती है। तभी देखते हो टैंक करते जगह जगह पर पानी छिड़का जा रहा होता है पेड़ के ऊपर, ताकि धूल हटे और वो ऑक्सीजन दे पाए, साफ कर पाए। फिर बारिश कराने की बात चलती है कि हेलीकॉप्टर से दिल्ली के ऊपर पानी छिड़का जाएगा, जो कि होता नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन हाँ ऐसी बात की जाती है। फिर दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने ऑडी 1 रूल लागू करा, बीजेपी गवर्नमेंट आई, वो आके कहती है कि अब दिल्ली के अंदर क्या होगा, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेंगी, पेट्रोल और सीएनजी और डीजल वाली गाड़ियां नहीं चलेगी। तो ये सब वही है कि प्राकृतिक को रोकने के लिए हम जो प्राकृतिक के ऊपर लामबंद करे, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए, पेड़ों पर पानी डाले, पेड़ों को साफ रखे, ये चीज है। दूसरा, मानव पर भी क्या करे, मानव पे भी रोक लगाए, बहुत सारे जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज है उसको दिल्ली से दूर ले जाए, ऐसे कार्य करे। ठीक है, तो ये होता है कि जब मनुष्य प्रकृति के बारे में सोचता है, उसको कहा जाता है मनुष्य का प्राकृतिक। ठीक है बेटा। प्राकृतिक का मानवीकरण। अब प्राकृतिक कैसे मानव की तरफ झुक रहा है वो भी देखते हैं। ये कह रहा है प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ मानव ने प्राकृतिक के संशोधन करना शुरू कर दिया है। जैसे कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जब टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का क्या हुआ, जब प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो इंसान ने क्या करा, इंसान ने इसको ही बदलना स्टार्ट करा। आपने कुछ रील्स वील्स देखी होंगी जो कि सच है। जैसे कि एक पेड़ होता है, ये पेड़ है, ये पेड़ उग गया, मान लो किसी भी चीज का पेड़ है वो, और ये मिट्टी है, ये तो सॉरी, ये गमला है और ये पेड़ है और ये उग गया। तो उससे क्या करता है, गमले से चीज को उखाड़ लेता है, और उखाड़ने के बाद उसको किसी जगह पे लगा देता है लाके, और वो फिर पेड़ क्या हो जाता है, वो फिर डेवलप हो जाता है। तो ये जो पेड़ डेवलप हो गया दोबारा, या लाइक दैट आप ये मान लो कि ये लौकी है, ठीक है, इस लौकी में क्या लग गया, इंजेक्शन लग गया। इंजेक्शन लगने के बाद लौकी क्या होगी, बड़ी होगी लौकी। तो ये लौकी जो बड़ी होगी, तो उसमें क्या किया गया, उसमें मानव ने प्राकृतिक में संशोधन करना शुरू कर दिया। किसकी मदद से, प्रौद्योगिकी की मदद से। आम, कच्चा आम होता है, गैस देके उसको पका दिया जाता है, तो क्या हो जाता है
कि मानव ने प्राकृतिक का संशोधन किया नहीं किया, प्राकृतिक रूप से तो देर में होता, लेकिन संशोधन करके क्या कर दिया, उसका विकास कर दिया और सांस्कृतिक प्रदेशियों को बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसके अंदर क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो चीजें अपने आप होती थी, सांस्कृतिक मतलब जो चीजें अपने आप आम थे, पेड़ पे लटक के पक्के होंगे, पक्के बनेंगे, और वो चीजें क्या होने लग गई, उस चीजों में इंसान घुस गया और इंसान ने उसके अंदर कोई चीज चेंजेस ला दी, तो उसके अंदर क्या हो गया, सांस्कृतिक परिदृश्य से बनाया, और इसे भोगवाद या प्राकृतिक का मानवीकरण भी कहा जाता है, यानी प्राकृतिक को मानव के अनुसार ढालने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि इंसान के पास क्या हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कभी कभी इंसान प्राकृतिक के लिए कार्य करता है, कभी कभी इंसान प्राकृतिक को बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि दोनों ही अवस्था में मानव का फायदा है। प्राकृतिक एक मूक है, मूक मतलब वो बोल नहीं सकती, वो तो देख नहीं सकती, वो लोग कुछ कर नहीं सकती, तो मूक है, उसको आप जैसा करवाओगे वो ऐसा करेगी, लेकिन जब अति हो जाएगी तो फिर वो अपना विकराल रूप दिखा देगी, विकराल रूप मतलब वो अपना चंडी माँ या फिर काली माता का रूप दिखा देगी, और कोरोना, चिकन पॉक्स, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हाइजा, ये सारी बीमारियां, ऐसी सारी बीमारियां निकाल कर बता देगी कि आपको झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ग्रेफिन टेलर, मैंने पहले ही बताया था, तो इनम निश्चयवाद का एक मध्य वर्ग पेश किया, जिन्होंने कहा कि ना, तो वही ग्रेफिन टेलर मैंने बताया, दोनों बातों को जोड़ दिया। पहली बात में ये थी कि मानव बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीबल है, मानव प्राकृतिक के आगे झुकता नहीं है। फिर दूसरी बात में ये बताया था हमने कि मानव शुरुआत में पहले तो प्राकृतिक पर निर्भर था, प्राकृतिक से डरता था, और अब रेडजेल के आगे, ग्रेफिन टेलर आके क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, टेलर मतलब जोड़ना, दोनों को आकर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा, नम निश्चयवाद एक माध्यम है पेश किया गया है, जिसका अर्थ है कि ना तो पूरा आवश्यक है कि पर्यावरण के साथ रहो, और ना ही पर्यावरण से आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रहो, मतलब ना तो आप पर्यावरण को बिल्कुल आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और ना ही आप पूरे पर्यावरण को अपने साथ समावेश कर सकते हो। दोनों के संबंध से ही मानव अपना विकास कर सकता है, मतलब मानव विकास भी जरूरी है और प्राकृतिक विकास भी जरूरी है, दोनों के संबंध से, दोनों के जुड़ाव से ही अपना विकास किया जा सकता है, और इस चीज को पर्यावरण नीतिवाद भी कहा जाता है। तो चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है। इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं शुरुआत में ही क्या क्या थे, एक फिजिकल, प्राकृतिक और मानव, उसके बाद इन दोनों की जो डेफिनेशन थे वो, उसके बाद तीन विचारक, और उसके बाद ये छोटे छोटे क्षेत्र के नाम, सिर्फ नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, ना ही एनसीईआरटी में, ना ही कुछ। देखो बेटा, ये मेरी पहली क्लास थी आप सबके साथ, आप सबको जो भी दिक्कत होगी आप मुझे बताओगे कि सर मुझे दिक्कत लगा, ये दिक्कत लगा, ऐसा लगा, वैसा लगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको अभी इसमें इस चैप्टर में कोई ट्रिक्स थी नहीं, कुछ ट्रिक्स थी नहीं, ट्रिक्स का मतलब होता है कुछ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, एग्जाम्पल देके समझाया जा सकता, तो एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे चुन चुन कर लाया था आपके लिए, और मैंने वो आपके सामने पेश किया। तीसरी चीज़ की बेटा, आप जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपका ही एक काम बनता है कि किसी बच्चे को ज़रूरत पड़े ज्योग्राफी की, जो बच्चा के पास फीस ना हो और ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हो, तो आपको क्या कर सकते हो, आप उसको यहाँ पे इंटरलिंक नहीं बुला सकते हो, और जो क्लासेस फ्री है ना, तो आप पढ़वा सकते हो, ये चैनल पे हमेशा रहने वाली है, तो आप उसको बुला सकते हो, पढ़वा सकते हो, उसके कोई डाउट हो, फ़ोन तो सबके पास होता है, इंटरनेट सबके पास होता है ना? तो जो डाउट्स हो आप मेरे से इस पे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपके डाउट्स बिल्कुल बता सकूँ, 100% मैं बताऊँगा, ये मेरी गारंटी है। कोई टीचर बताए ना बताए, लेकिन मैं आपकी श्योरिटी देता हूँ, मैं आपको डाउट्स बताऊँगा। चौथी चीज़, नोट्स की रही बात, तो नोट्स मैं जो सोच रहा था, सर से बात करके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लास्ट बात ये बेटा, कि जो भी डाउट हो, अगेन कह रहा हूँ, जो भी डाउट हो आप मुझे बताओगे, जो भी चीज़ें लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी आप मुझे बताओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को क्या करोगे, लोगों तक पहुँचाओगे। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, मैं और आप ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, विद ट्रिक के साथ। भैया, 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 हो गया?